नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इंदौर में बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला है। खत ने मध्य प्रदेश पुलिस की नींद उड़ा दी है, वो पड़ताल में जुट गई है। उधर कांग्रेस ने कहा है पूरा मामला बेहद गंभीर है, राज्य और केंद्र सरकार को मसले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। हाथ से लिखे इस पत्र में 1984 के दंगों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कांग्रेस के नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया गया। पूरा पत्र हिंदी में है, अंकों को अंग्रेजी में लिखे जाने की बजाय हिंदी में लिखा गया है। खत में किसी ज्ञान सिंह का नाम दिया गया है, फोन नंबर दिए गए हैं, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाई गई है। खत में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी के साथ इंदौर में सिलसिलेवार बम धमाके कराने की बात भी कही गई है। कहा गया है नवंबर माह के आखिर में इंदौर में जगह जगह बम ब्लास्ट किए जाएंगे। राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। कमलनाथ को गोली से उड़ा दिया जाएगा। इंदौर के डीसीपी आर.के. सिंह ने गुमनाम खत मिलने की पुष्टि की। सिंह ने बताया है डाक के जरिए पत्र बीती शाम गुजरात स्वीट पहुंचा है। पत्र के अंत में रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा गया है। गुमनाम खत में मिली धमकी और अन्य तथ्यों को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए अज्ञात तत्व के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खत को पहली नजर में पुलिस शरारत मान रही है, लेकिन वो गंभीरता के साथ जांच पड़ताल भी कर रही है। बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले सप्ताह मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। पहले से यात्रा का 20 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। राहुल की यात्रा अब 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार बुरहानपुर से ही यात्रा का प्रदेश में प्रवेश होगा। यात्रा 28 नवंबर को इंदौर में पहुंचेगी और यहां खालसा स्टेडियम में रुकेगी। याद दिला दें कि बीते सप्ताह खालसा कॉलेज में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने पर सिख समुदाय के रागियों ने जमकर बवाल किया था। भारत जोड़ो यात्रा में आज महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में तुषार गांधी शामिल हुए। वैसे भी इतिहास गवाह है, संकट में घिरे देश को बचाने गांधी नेहरू हमेशा साथ आए हैं। बता दें महाराष्ट्र में जारी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कल ही सावरकर पर अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर निशाना साधा था, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और बीजेपी के साथ शिवसेना राहुल पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में माहौल गर्म है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट यानी बाला साहेबची शिवसेना की नेता वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कहा गया है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सावरकर का अपमान हुआ है और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवसेना के शिंदे गुट के एक और नेता राहुल शेवाले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मांग की है कि महाराष्ट्र में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। राहुल का बयान आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य के लोग किसी भी सूरत में सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे भी राहुल के इस बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। बता दें राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर के द्वारा जेल में रहते हुए अंग्रेजों को लिखी गई चिट्ठी पढ़ी थी। राहुल ने कहा सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर कहा था, सर मैं आपका नौकर बने रहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के वीडी सावरकर को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने फिर से निशाना साधा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल के इस बयान के बाद अगाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने की भी चेतावनी दे दी है। संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर पर ऐसा आरोप लगाना न महाराष्ट्र को और न शिवसेना को मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी समर्थन नहीं करेंगे। ये मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी, इसे एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी में भी दरार आ सकती है। इसके साथ ही राउत ने सावरकर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम 10 साल से उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वो उनको सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या उनका सावरकर प्रेम नकली है? बीजेपी और आरएसएस के लिए वो आदर्श पुरुष कभी नहीं रहे, उनका सावरकर प्रेम नकली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आतंकी फंडिंग के खिलाफ नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कहा कि अलग अलग हमलों को लेकर प्रतिक्रिया की गंभीरता इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि हमला किस जगह हुआ है। सभी आतंकी हमलों का समान तरह से विरोध और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ एक समान और जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही आतंकवाद को हरा सकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी विदेश नीति की तरह समर्थन करते हैं, वो उनको राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता देते हैं। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन भारत में हो रहा है। जब दुनिया ने आतंक को गंभीरता से लेना शुरू किया, उससे पहले से हमारे देश ने आतंक की भयावहता झेली है।
पीएम मोदी ने कहा कि दशकों से आतंकवादियों ने भारत को अलग अलग रूपों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हमने हजारों जानें खोई हैं, लेकिन हमने आतंक का साहस के साथ मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि एक हमला भी बहुत ज़्यादा है, जहां तक कि एक जिंदगी का जाना भी बहुत ज़्यादा है, तो आतंक के जड़ से उखड़ने तक हम रुकने वाले नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, समूह या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। अमित शाह नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित एक मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवादी हिंसा करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लगातार नए तरीके खोज रहे हैं और अपनी पहचान को छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निसंदेह आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, लेकिन आतंकवाद का वित्त पोषण करना आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि आतंकवाद के मीन्स एंड मेथड को इसी फंड से पोषित किया जाता है। नो मनी फॉर टेरर पर आयोजित मंत्री स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर या बाधित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। आतंकवादियों को शरण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के तत्व अपने इरादों में कभी भी सफल ना हों। शाह ने कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है और ये सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को आतंकवादी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। बता दें, नो मनी फॉर टेरर कांग्रेस में दुनिया भर के 78 देश भाग ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रहा है। एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस 18 और 19 नवंबर यानी 2 दिन तक चलेगी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि वो जैस्मिन शाह को दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी DDDC के उपाध्यक्ष पद से हटाएं। ये आरोप लगाया गया है कि शाह ने अपने दफ्तर का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों के लिए किया है। बता दें, DDDC को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। एलजी ने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वो जैस्मिन शाह के DDDC के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं। एलजी के आदेश के बाद सिविल लाइन इलाके के SDM ने गुरुवार रात को DDDC के दफ्तर को सील कर दिया। मालूम हो कि जैस्मिन शाह साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 2018 में उन्हें DDDC का उपाध्यक्ष बनाया गया था। MCD चुनाव के बीच बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल का स्टिंग जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि इस स्टिंग के वीडियो में एक जूनियर इंजीनियर से रिश्वत मांगी जा रही है। स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने कहा कि उन्होंने किसी से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया और यह स्टिंग ऑपरेशन पूरी तरह फर्जी है। मुकेश गोयल कई बार पार्षद रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वो लंबे वक्त तक दिल्ली कांग्रेस में भी रहे। स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं की गई है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल दिल्ली नगर निगम के जेई से कह रहे हैं कि अगर तुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है तो सुन ले, मेरा बिल्डिंगों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी वास्ता पड़ता है जो मेरे टाइम पर जेई थे, वो आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके हैं। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल सामने बैठे जेई से कथित रूप से कहते हैं कि हम तो कमिश्नर की टेबल पर बैठकर कह देते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ भी करेगा, सारा माल तुम ही रख लोगे तो हम क्या करेंगे। वीडियो में दिवाली के लिए इंतजाम करने की बात भी कही जा रही है। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल वीडियो में कहते हैं कि हमारी शामत आई हुई है, दिवाली आ रही है। इसके बाद स्टिंग में आवाज़ धीमी हो जाती है और आगे कहा जा रहा है कि 150 से ज़्यादा गिफ्ट बांटने होते हैं। सामने बैठा अफसर कहता है कि थोड़ा कृपा दृष्टि देखो। स्टिंग के मुताबिक मुकेश गोयल कहते हैं कि डीसी ने तुझे भेजा होगा तो कुछ सोच समझकर ही भेजा होगा। मुकेश गोयल कहते हैं कि हम चवन्नी अठन्नी के आदमी नहीं हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है। इस दौरान सामने बैठा शख्स जिसे जूनियर इंजीनियर बताया जा रहा है वो भी धीमी आवाज में अपनी बात रखता है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी मुकेश गोयल का ये धन उगाही का स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के कट्टर करप्ट पार्टी होने का एक और प्रमाण है। बीजेपी के द्वारा स्टिंग जारी होने के बाद मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 35 से 40 साल से दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं और उन पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि MCD के चुनाव में हार के डर के चलते बीजेपी अनाप शनाप आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा ये स्टिंग वीडियो और ऑडियो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मेरी फर्जी क्लिप चलाई। 25 वर्ष तक निगम के कई पदों पर मैंने काम किया लेकिन कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी 15 सालों का MCD के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को चुनाव में अपनी हार दिखाई दे रही है, वो हमारी छवि खराब करने की प्रयास करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अब इस पद के लिए दिसंबर में चुनाव कराया जाएगा। पार्टी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहकर्मियों को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की जानकारी दी। पार्टी में वरिष्ठ सहयोगियों की कोशिशों के बावजूद फारूक अब्दुल्ला अपने फैसले पर कायम है कि वो अपने फैसले पर विचार नहीं करेंगे। पार्टी ने कहा कि सभी को हैरान करने वाली इस घोषणा को देखते हुए पार्टी संविधान के मुताबिक महासचिव को अध्यक्ष पद का चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ये चुनाव 5 दिसंबर को पूरे होंगे। तब तक फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार जांच में लगी हुई है। इसी क्रम में डेटिंग ऐप बम्बल ने कहा है कि वो भारतीय जांच एजेंसियों की पूरी तरह मदद करेगा। बता दें, बम्बल के जरिए ही श्रद्धा और आफताब की जान पहचान 2019 में हुई थी। डेटिंग ऐप ने कहा कि वो भारतीय जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेगा। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि दिल्ली पुलिस ने बम्बल ऐप से आफताब के प्रोफाइल से जुड़ी जानकारियां मांगी थी, ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि वो डेटिंग ऐप के जरिए और कौन सी महिलाओं से मिला था। बता दें, आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े किए और जंगल में जाकर महीनों तक फेंकता रहा। आज भारत में पहली बार प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया। प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट ने विक्रम S रॉकेट को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के लॉन्च पैड से सुबह 11:30 बजे लॉन्च किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने 2 सालों में विक्रम S रॉकेट को विकसित किया है। विक्रम S का प्रक्षेपण सब ऑर्बिटल में किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रही T20 सीरीज का आज पहला मैच होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। मैच 12 बजे शुरू होना था। बता दें, विश्व कप की दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमें यानी भारत और न्यूजीलैंड 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने वाली हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।